वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने धनुष भाई साहब की एक जबरदस्त इमोशनल मूवी को लेकर आया हूँ, जिसका नाम है तेलुगु में सर, तमिल में वाती। इस मूवी के डायरेक्टर है वेंकी अट्लूरी, जो एक तेलुगु सिनेमा डायरेक्टर है। इसीलिए मैं इस मूवी को तमिल मूवी नहीं कहूँगा। ये मूवी साइमल्टेनियसली तेलुगु और तमिल में बनाई गई है। मतलब आप जानते हो ना, जब एक सीन तेलुगु में शूट कर दिया जाता है तो उसी सीन को तमिल में दोबारा शूट किया जाता है। तो इसीलिए इस मूवी में तेलुगु और तमिल दोनों फील्ड के एक्टर्स मौजूद है। अब मूवी के बारे में बात करें तो मैंने इस मूवी को थिएटर में ही देखा। उसी वक्त मैं लाना चाहता था, लेकिन अगर HD प्रिंट हो तो और मजा आएगा, इसलिए मैं OTT रिलीज का वेट कर रहा था। तो फाइनली ये मूवी नेटफ्लिक्स पे रिलीज हो गई। तमिलनाडु को तो पता नहीं, लेकिन हमारे यहाँ ये मूवी जबरदस्त हिट हुई। मतलब मैंने इस मूवी को देखने के लिए 3 हफ्तों बाद गया, तब भी थिएटर हाउसफुल था। सच में मूवी का कॉन्सेप्ट टोटली हटकर है। कहने के लिए तो एक छोटा सा इश्यू है, लेकिन बहुत सालों पहले इसी छोटे इश्यू को लेकर कुछ स्टूडेंट्स सफर कर रहे थे। और स्पेशली इस मूवी में एक सीन है, सच में आंखों में आंसू ही दिला देता है। आई रिक्वेस्ट यू वीडियो को पूरा देखना जरूर, बहुत ही डिटेल में बताने वाला हूँ। उससे पहले लुटा दो प्यार फॉलो इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत होती है जून 2022, त्रिपाठी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। और इस कॉलेज में काफी सारे बच्चे पढ़ते रहते हैं और फीसेस भी कुछ कम नहीं होती। लेकिन अंदर की बात यह है कि इस कॉलेज में एजुकेशन ही नहीं होता। विदाउट एनी इंटरेस्ट लेक्चर क्लासेस बोलते रहता है। पीछे स्टूडेंट्स कोई सो रहा होता है, कोई गेम खेल रहा होता है। इस क्लास को सुनने के बाद अभी नाम का एक लड़का बहुत इरिटेट हो जाता है। इसको घंटा कुछ समझ नहीं आता। घर जाने के बाद अभी को ये बात पता चलती है कि अभी का फादर इसके दादा की वीडियो शॉप बेच रहा है, क्योंकि जिस तरह से अभी पढ़ाई कर रहा है उस हिसाब से इसको इंजीनियरिंग सीट नहीं मिलेगी, तो पैसे देकर तो खरीदना पड़ेगा। तो उसके बाद अभी और उसके 2 फ्रेंड्स अपने दादा की वीडियो शॉप जाकर उस दुकान को क्लीन करने लगते हैं। पहले तो इन लोगों को वो वाली सीडीज मिलती है। उसके बाद खोपचे के अंदर इन तीनों को एक बहुत बड़ा बक्सा दिखता है। तो इस बक्से को ओपन करने पर पुराने वीडियो कैसेट्स मौजूद होते हैं। अब ये लोग यही सोचने लगते हैं कि शायद ये रेयर कलेक्शन होगा, इसीलिए अभी के दादा ने यहाँ पर छुपा कर रखा। सो इन सारे कैसेट्स को अपने घर ले जाकर प्ले करने लगते हैं। सो ये तीनों ये देखते हैं कि एक बंदा बोर्ड के ऊपर कुछ मैथ्स प्रॉब्लम्स कर रहा होता है। इस प्रॉब्लम को देखकर अभी को याद आता है कि ये प्रॉब्लम तो आज हमारे लेक्चर ने होमवर्क में दिया। वीडियो वाला बंदा इस प्रॉब्लम को बहुत ही आसानी से एक्सप्लेन करने लगता है। तो उस बक्से में ढूंढने पर इन तीनों को एक एड्रेस मिलता है। सो ये तीनों उस एड्रेस पर जाने लगते हैं। मतलब अभी यही सोचने लगता है कि अगर अभी इस लेक्चर से ट्यूशन ले तो अभी जबरदस्त रैंक मार सकता है। सो अभी उसके दोस्तों उस गाँव जाकर मूर्ति नाम के बंदे को तलाश करने लगते हैं। सो गांव वाले एक प्यून के बारे में बताने पर ये तीनों उस प्यून के पास जाकर मूर्ति के बारे में पूछने लगते हैं। प्यून कहने लगता है, अरे ये तो लेक्चर नहीं है, ये तो स्टूडेंट है, जब जब हमारे गांव के कॉलेज में आता रहता है। अभी पूछने लगता है, अब ये मूर्ति भाई साहब कहाँ पर है? प्यून कहने लगता है, कडप्पा में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है ना। इस तरह से ये तीनों कडप्पा जाने लगते हैं। यहाँ पर मैं आपको ये बात बता दूं, ये जो कडप्पा है ना, ये हमारा ही शहर है और ये जो सीन देख रहे हो ये यहीं पर शूट किया गया। मैं यही का रहने वाला हूँ। खैर उसके बाद ये तीनों कलेक्टर मूर्ति के पास जाते हैं। सो वीडियो वाला बंदा अलग होता है, मूर्ति अलग होता है। यही सोचकर जब ये तीनों वापस जा रहे होते हैं, तभी मूर्ति इन तीनों को रोक लेता है कि कौन हो तुम लोग, अपने आप आए और अपने आप जा रहे हो, क्या चाहिए तुमको? सो अभी जो हुआ वो बताने लगता है। सो अभी के दादा का नाम सुनने के बाद मूर्ति तो बहुत खुश हो जाता है। उसके बाद अभी मूर्ति को कैसेट्स को दिखाकर कहने लगता है कि इस वीडियो में जो लेक्चरर है, हम लोग उनसे मिलना चाहते हैं, उनसे ट्यूशन लेना चाहते हैं। इन कैसेट्स को देखने के बाद मूर्ति बहुत इमोशनल होने लगता है। ये सीन गजब। अभी से कहने लगता है कि ये मेरे गुरु है। और मूर्ति की कैबिन में इसके लेक्चर की फोटो होती है, जिसका नाम होता है बालू सर। उसके बाद मूर्ति फ्लैशबैक की कहानी बताने लगता है। बात है 1993 की, जहाँ पर हमारा देश आगे बढ़ रहा था। स्पेशली एजुकेशन के बारे में बात करें तो हर कोई पढ़ाई कर रहा था, जिसकी वजह से इंजीनियरिंग और MBBS के कोर्सेज को डिमांड ज्यादा बढ़ गया। देश में इन चेंजेस को ऑब्जर्व करके कुछ बिजनेसमैन एजुकेशन को भी बिजनेस बनाने लगे। हर एक जगह पर प्राइवेट कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस को रखकर लोगों से ज्यादा फीसेस लेने लगे और धीरे धीरे ये इफेक्ट गवर्नमेंट कॉलेजेस पर पड़ना शुरू हो गया, जिसकी वजह से गवर्नमेंट लेक्चरर्स को सैलरीज भी नहीं दे पा रही थी। वो बिजनेसमैन यही पर बस ना करते हुए गवर्नमेंट के लेक्चरर्स को ज्यादा सैलरी देते हुए अपने कॉलेज में खींच लिया। अब कॉलेजेस में लेक्चर्स भी ना होने की वजह से बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस बंद पड़ गए। स्पेशली ये इफेक्ट गरीब बच्चों पर पड़ा, क्योंकि गरीब बच्चों के लिए गवर्नमेंट कॉलेज ही एक सहारा है। कुछ पार्टी वाले इसके खिलाफ धरना भी करने लगे। अब ऐसे धरने श्रीनिवास त्रिपाठी पर बहुत भारी पड़ने लगे,
जो प्राइवेट जूनियर कॉलेज का प्रेसिडेंट होता है। सो श्रीनिवास मिनिस्टर से मुलाकात करके एक डील करने लगा और जब गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेजेस पर एक जियो लाने ही वाली होती है तभी श्रीनिवास अपना एक और प्लान मीडिया के सामने रखता है। कहने लगता है कि जो कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज बंद पड़ गई वो सारे कॉलेजेस त्रिपाठी इंस्टीट्यूट गोद लेगी। मतलब सिंपल से बात करें तो कॉलेज गवर्नमेंट की होगी, लेक्चरर्स श्रीनिवास के होंगे, सैलरी भी यही देगा। यह सुनने के बाद प्राइवेट कॉलेजेस के कुछ लोग श्रीनिवास से सहमत नहीं होते। तो बाद में श्रीनिवास इन सारे लोगों को अपना मास्टर प्लान आइडिया बताता है कि हम लोग हमारे कॉलेज के बेस्ट लेक्चरर्स को गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं भेजेंगे। हमारे कॉलेजेस में जो ट्यूटर्स होते हैं ना, न्यू लेक्चरर्स, उनको हम भेजेंगे। उसके बाद हमारे धनुष भाई साहब का इंट्रोडक्शन होता है। इसी का नाम है बालू, पूरा नाम बाल गंगाधर। तो यहाँ पर ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता। इस कॉलेज के स्टूडेंट्स बाहर वाले लोगों से बेट लगाकर बेट हार चुके होते हैं। अब धनुष भाई साहब वहाँ पर जाकर उन लोगों को अच्छा सा सबक सिखाते हैं। एक फाइट सीन चलती है। खैर दूसरे दिन श्रीनिवास सारे जूनियर लेक्चरर्स को इकट्ठा कर कर ये सारी बात बताने लगता है कि तुम सारे लोगों को डिफरेंट जगह पर भेजा जाएगा। अगर आप लोगों का परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो आपको हाई सैलरी मिलेगी। तभी बालू कहने लगता है कि सर अगर हमारा परफॉर्मेंस आपको अच्छा लगा तो हमको प्रमोशन दीजिए। श्रीनिवास कहने लगता है अच्छा ठीक है, आपके सब्जेक्ट में हर एक स्टूडेंट पास हो गया तो आपको सीनियर लेक्चरर की पोस्टिंग मिलेगी। एक्चुअली श्रीनिवास त्रिपाठी का कैरेक्टर कुछ अलग होता है। अपने अंडर काम करने वालों को या तो सैलरी कम दो या तो प्रेशर ज्यादा दो। खैर बालू के घर के पास ही अंसारी नाम का एक बंदा रहता है जो फ्री में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते रहता है। जब बालू अंसारी के घर आकर अपनी बातें शेयर करते रहता है। अंसारी ने रिसेंटली ऊटी में कुछ जमीन खरीदी। उसी तरह बालू भी कहने लगता है कि कल ये गाँव जाने वाला है। उसी तरह जब बालू के माँ बाप को पता चलती है पहले तो बालू का फादर बहुत खुश होता है। खैर दूसरे दिन बहुत सारे जूनियर लेक्चरर्स अपने अपने पोस्टिंग के हिसाब से उस गांव जाने लगते हैं। बालू के साथ दो और बंदे भी शामिल होते हैं, कार्तिक केमिस्ट्री लेक्चरर, बुल रेड्डी फिजिक्स लेक्चरर। खैर फाइनली रात होने के बाद ये तीनों उस गांव पहुंच जाते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज का एक प्यून जो मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया था ना, वो बंदा इन तीनों को अपना अपना रूम दिखाता है। दूसरे दिन कॉलेज में इन तीनों का बहुत ही आलीशान से स्वागत किया जाता है। उस गांव का प्रेसिडेंट इन तीनों के साथ फोटो खिंचवाता है। उसके बाद इन तीनों को कॉलेज के रूम्स को दिखाने लगते हैं। इन्हीं रूम्स में बालू मीनाक्षी नाम की एक लेक्चर को देखता है जो बायोलॉजी पढ़ाती है। अब बालू को पहली नजर में ही प्यार हो जाता है। उसी तरह कार्तिक और बुल रेड्डी को भी। खैर पहली क्लास होने की वजह से लेक्चरर्स और स्टूडेंट्स के बीच इंट्रोडक्शन का प्रोसेस चलता है। दूसरे दिन जब बालू अपने कॉलेज आता है तो कॉलेज में एक भी स्टूडेंट मौजूद नहीं होता। सोचने लगता है कि शायद स्टूडेंट्स थोड़ा लेट से आएंगे, लेकिन बहुत देर होने के बावजूद भी एक भी स्टूडेंट नहीं आता। जब प्रिंसिपल से पूछने लगता है तो प्रिंसिपल बालू से कहने लगता है कि इस कॉलेज को एक भी स्टूडेंट नहीं आता। कल तो बस आप लोग आ रहे थे, इसीलिए प्रेसिडेंट साहब ने कुछ बच्चों को लाकर बिठा दिया फोटो खिंचवाने के लिए। धीरे धीरे आपको भी आदत हो जाएगी। ये सुनने के बाद बेचारे बालू के अरमानों पर पानी फिर जाता है। बोर होकर बालू अपनी क्लासेस भैंसों को सुनाते रहता है। एक दिन बालू को गुस्सा हुआ देख मीनाक्षी बालू के पास आकर कहने लगती है कि 2 साल पहले इस कॉलेज को आसपास के गांव वाले भी आया करते थे, लेकिन जब प्राइवेट कॉलेजेस की वजह से गवर्नमेंट कॉलेज बंद पड़ गई, पैसे वाले स्टूडेंट्स प्राइवेट कॉलेजेस को जाने लगे और जो गरीब बच्चे थे वो अपनी पढ़ाई स्टॉप कर दी। जब इस गाँव के स्टूडेंट्स को एजुकेशन की जरूरत थी तब उनको एजुकेशन नहीं मिला। अब तो वो सारे बच्चे अपने घर के कामों में बिजी है, अपनी फैमिली की हेल्प करते हुए। ये सुनने के बाद बालू ठान लेता है कि इस कॉलेज में दोबारा स्टूडेंट्स को लाएगा। बालू यहाँ पर एक लक्ष्य को लेकर आया है और वो अपना लक्ष्य पूरा करेगा। इस तरह से बालू और उस कॉलेज का पियून मिलकर हर एक स्टूडेंट के घर जाकर कॉलेज को बुलाने लगते हैं। लेकिन उस गाँव का हर एक स्टूडेंट कोई न कोई काम करते रहता है, चाहे वो लड़की हो या लड़का। कुछ लड़के तो कार्ड्स खेलते हुए दारू भी पीते रहते हैं। बालू उस गांव के प्रेसिडेंट के घर जाकर एक छोटा सा फेवर मांगने लगता है कि प्लीज कल आप सारे गांव वालों को पंचायत पर बुलाइए। सो दूसरे दिन उसी तरह से सारे गांव वाले पंचायत पर आते हैं। बालू गांव वालों से यही पूछने लगता है कि आप क्यों अपने बच्चों को कॉलेज नहीं भेज रहे, आपके बच्चे पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। गाँव वाले यही कहने लगते हैं, अरे सर आप क्या बात कर रहे हो, पढ़ाई करते हैं कमाने के लिए और वो कमाई हमारे बच्चे अभी से कर रहे हैं। उसके बाद प्रेसिडेंट उस गांव के पुलिस वाले का भी एग्जाम्पल देने लगता है कि ये पुलिस वाला हर महीना 4000 रुपए कमाता है और वो देखिए सर दारू की दुकान वाला बंदा हर रोज 500 रुपए कमाता है। देखा आपने इन दोनों की कमाई में कितना फर्क है। प्रेसिडेंट की बात सुनने के बाद गाँव वाले तालियां बजाने लगते हैं। उसके बाद हमारे धनुष मतलब बालू उन गाँव वालों को अब्दुल कलाम की कहानी बताने लगते हैं कि अगर उस दिन अब्दुल कलाम अपने फादर के साथ कमाने के लिए जाते तो आज वो इतने ग्रेट इंसान नहीं बनते। और इसी तरह प्रेसिडेंट से ये कहने लगता है
कि आपने अभी थोड़ी देर पहले इंस्पेक्टर को इज्जत से बुलाया, इंस्पेक्टर साहब कहकर, और उस दारू के दुकान वाले बंदे को आपने इज्जत नहीं दी। पैसा किसी भी तरह से कमा सकते हैं, लेकिन इज्जत सिर्फ एजुकेशन ही दे सकती है। बालू की बातें सुनने के बाद वहाँ के स्टूडेंट्स तालियां बजाने लगते हैं। फाइनली बालू सारे स्टूडेंट्स से यही कहने लगता है कि आप लोग मुझ पर भरोसा कीजिए, आपका फ्यूचर मेरी जिम्मेदारी। खैर इसके बावजूद भी दूसरे दिन कॉलेज को एक बंदा भी नहीं आता, लेकिन थोड़ी देर के बाद सारे स्टूडेंट्स आ ही जाते हैं इसकी जात का। और उसी तरह मूर्ति की माँ उसे मार पीट कर कॉलेज भेजती है। इस मूर्ति नाम के बंदे को थोड़ा याद रखिए। उसके बाद धूमधाम से क्लासेस स्टार्ट हो जाते हैं। एक दिन बालू अपने सारे स्टूडेंट्स को होमवर्क देता है। सारे स्टूडेंट्स अपना अपना होमवर्क कर आते हैं, लेकिन सारे लोगों की हैंडराइटिंग एक ही जैसी होती है। बाद में पता चलता है कि इस गांव में सत्ती नाम का एक अपाहिज लड़का होता है। पैसे लेकर इन सारे लोगों को नोट्स को लिखा। सत्ती अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छा था, लेकिन माँ बाप बनने के बाद इसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। दिन भर दारू पीते हुए छोटे मोटे काम करते हुए अपनी जिंदगी गुजारते रहता है। सो बालू सत्ती को अपने घर लाकर उल्टा उससे हर रोज 30 रुपए देते हुए उसको पढ़ाने लगता है। खैर इसी दरमियान में कार्तिक और बुलरेड्डी कॉलेज छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि मीनाक्षी ने इन दोनों का प्यार ठुकरा दिया। सो बालू ठान लेता है कि केमिस्ट्री और फिजिक्स भी यही टीच करेगा। सो दूसरे दिन बालू बाईपीसी स्टूडेंट्स को भी एक ही क्लास में कंबाइन करने लगता है, लेकिन कोई भी स्टूडेंट इनके बगल में नहीं बैठता बिकॉज ऑफ कैस्ट फीलिंग। यह जानने के बाद पहले तो बालू जो लो कैस्ट के स्टूडेंट्स होते हैं उनको बाहर भेज देता है। जो अपर क्लास वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनको एक टॉपिक टीच करता है। उसके बाद इन स्टूडेंट्स को बाहर भेजकर बाहर के स्टूडेंट्स को अंदर बुलाकर इनको दूसरी टॉपिक बोलता है। सो दोनों क्लासेस खत्म होने के बाद बालू सारे स्टूडेंट से यही कहने लगता है कि कल मैं इन दोनों टॉपिक्स पर एग्जाम रखूंगा, टेस्ट रखूंगा। ये सुनने के बाद सारे स्टूडेंट्स बालू से कहने लगते हैं कि सर ये तो बहुत अन्याय है, आपने एक टॉपिक किसी और को बोला, दूसरा टॉपिक दूसरों को। बालू कहने लगता है अच्छा, जो मैंने किया वो अन्याय था और जो तुम लोग कर रहे हो क्या वो अच्छा है? चलो मान लो आगे की पढ़ाई के लिए आप लोग दूसरे शहर जाओगे, वहाँ पर आपके बगल में लो कैस्ट का बंदा बैठेगा। आपको जॉब आने के बाद अगर आपका हायर ऑफिसर लो कैस्ट का बंदा निकला तो क्या उसके पास काम करना बंद कर दोगे? क्या आपने कभी ये सोचा कि मैं किस जाति का हूँ, लेकिन फिर भी आप मुझसे एजुकेशन ले रहे हो क्योंकि आप लोगों को मुझसे फायदा है। आप लोगों ने सत्ती से अपना नोट्स लिखवा लिया, वो तो कम जाति का है। क्या आपको उस टाइम उसकी कैस्ट की याद नहीं आई? जहाँ पर हमको फायदा दिखता है वहाँ पर जात पात नजर नहीं आती हमको। मैं दोबारा कह रहा हूँ, कल मैं इन दोनों टॉपिक्स पर टेस्ट रखूंगा। उसके बाद क्या था, सारे स्टूडेंट्स एक दूसरे को अपनी अपनी टॉपिक समझाने लगते हैं। अब बालू की ये हरकत देखकर मीनाक्षी फ्लैट हो जाती है इस पर। उसके बाद इस मूवी का ब्यूटीफुल गाना प्ले होने लगता है। तमिल का तो मुझे पता नहीं, लेकिन तेलुगु में ये गाना जबरदस्त हिट हुआ और अभी तक यही गाना चारों तरफ सुनने को मिलता है। खैर इसी गाने के दौरान हल्के से इन दोनों की लव स्टोरी भी चलने लगती है। खैर उसके बाद इंटर फर्स्ट ईयर के रिजल्ट्स आ जाते हैं, सारे स्टूडेंट्स पास हो जाते हैं और वो भी फर्स्ट क्लास में, जिसकी वजह से इस कॉलेज में एक जबरदस्त फंक्शन चलने लगता है। इस फंक्शन को प्रेसिडेंट श्रीनिवास त्रिपाठी को भी बुलाता है। केक वगैरह कटिंग होने के बाद बालू श्रीनिवास से यही कहने लगता है कि सर नेक्स्ट ईयर हमारे सारे स्टूडेंट्स डिस्टिंक्शन में पास होंगे। ये सुनने के बाद श्रीनिवास बालू पर गुस्सा करने लगता है कि तुम्हारी वजह से हमारे सारे कॉलेज के स्टूडेंट्स इसी कॉलेज में ज्वाइन होना चाहते हैं। अगर सारे मिडिल क्लास स्टूडेंट्स गवर्नमेंट कॉलेज को चले गए तो हमारा बिजनेस कैसे चलेगा? हर एक बिजनेस में मिडिल क्लास ही टारगेट है। आजकल तो यही ट्रेंड चल रहा है, जीरो फीस जीरो एजुकेशन, जितना ज्यादा फीस उतना हाई क्वालिटी एजुकेशन। श्रीनिवास का ये रूप देखकर बालू के तो होश ही उड़ जाते हैं। बालू को समझ में आ जाता है कि श्रीनिवास ने सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस को इसीलिए टेक ओवर किया कि अपना बिजनेस बढ़ाए। श्रीनिवास बालू को एक अच्छा सा ऑफर देता है कि तुम जैसे टैलेंटेड बंदे यहाँ पर नहीं रहना चाहिए, तुमको प्रमोशन दूंगा, अच्छी सैलरी दूंगा, आ जाओ वापस। लेकिन बालू टोटली मना करने लगता है कि अब तो मुझे आपके ऑफर से ज्यादा इन बच्चों का फ्यूचर ही इम्पोर्टेंट है। अब बालू का प्लान कामयाब ना हो इसलिए श्रीनिवास कुछ पॉलिटिकल लीडर से मुलाकात करके कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर्स का जीवो कैंसिल करने के लिए कहता है। अपोजिशन पार्टी मेंबर इसके लिए धरना भी करने लगता है। इस तरफ गांव में भी प्रेसिडेंट के कहने पर बालू को गांव वाले इग्नोर करने लगते हैं। बालू का फादर किसी के पास एज ए ड्राइवर की तरह काम करते रहता है। इसका ओनर इसको भी नौकरी से निकाल देता है। उसके बाद गवर्नमेंट ये निर्णय लेती है कि जो कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर्स उनको वापस बुला लिया जाए, उनके प्लेस पर गवर्नमेंट लेक्चरर्स जाएंगे। बालू को भी नोटिस मिलता है वापस आने का। अब इसी दरमियान में मीनाक्षी और उसकी माँ काशी जाते हैं कुछ काम से। अब सत्ती का सेकेंड ईयर सप्लीमेंट्री एग्जाम होता है, लेकिन सत्ती पढ़ाई करने की बजाय दोबारा दारू पीना स्टार्ट करता है।
और उसी तरह अपनी हॉल टिकट को भी जलाने लगता है बालू के सामने। कहने लगता है कि मेरे माँ बाप चले गए और अब आप भी जा रहे हो, क्या करूँगा पढ़ाई करके। इस तरह से सत्ती बालू के घर से चला जाता है। अब बालू को कॉलेज से निकाल दिया गया, जिसकी वजह से बालू किसी की खेत में छोटी सी झोपड़ी बनाकर सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पर बुलाता है क्लास लेने के लिए। सारे बच्चे हर रोज क्लास को अटेंड होते ही रहते हैं। सो प्रेसिडेंट यही बात श्रीनिवास को कॉल करके बताता है। श्रीनिवास फटाफट से बालू को वहाँ से उखाड़ फेंकने के लिए कहता है। सो वो प्रेसिडेंट अपने आदमियों को बालू के पास भेजकर उसकी झोपड़ी उजाड़ देता है। इस तरह से यहाँ पर एक जबरदस्त फाइट चलती है। इसी दरमियान में पुलिस वाले वहाँ पर आकर बालू को झूठे इल्जाम में गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन लाकर बेचारे बालू को बहुत मारने पीटने लगते हैं। जब ये बात बालू के स्टूडेंट्स को पता चलती है, सारे स्टूडेंट्स आकर पुलिस स्टेशन पर हमला करते हैं, इवन प्रेसिडेंट की बेटी भी। थोड़ी देर के बाद उन बच्चों के माँ बाप आकर अपने बच्चों को मार पीट कर अपने घर ले जाते हैं। दूसरे दिन प्रेसिडेंट गांव में ये ढिंडोरा पिटवाने लगता है कि बालू दूसरे बंदे की जमीन हड़पने के जुर्म में बालू को इस गांव से बेदखल किया जाता है। इसके थोड़ी देर बाद पुलिस वाले बालू को उसके घर के पास ड्रॉप करते हैं और सच में बेचारा बालू बहुत जख्मी हो चुका होता है। जब प्रिंसिपल बालू की हेल्प करने के लिए आगे बढ़ता है तो गाँव वाले इस प्रिंसिपल को रोक देते हैं, क्योंकि रूल के हिसाब से ही कोई भी बंदा बालू को हेल्प नहीं कर सकता। सो बेचारा बालू खुद अपने कपड़े अपनी पेटी में रखने लगता है। बालू के पैरों पर चप्पल भी मौजूद नहीं होते। बालू को इस हालत में देखकर सत्ती बालू को हेल्प करने की कोशिश करता है, लेकिन प्रेसिडेंट के आदमी इसको रोक देते हैं। बेचारा बालू उस तपतपी धूप में नंगे पैर इस गांव से बाहर जाने लगता है। ये देखकर सत्ती पासी के एक पानी के पंप से बहुत पानी मारकर उस सड़क पर बहाने लगता है। वो पानी बहते हुए बालू के पैरों को छूता है, तब जाके बालू को थोड़ा राहत मिलती है। सच में भाई साहब मूवी का ये सीन ना हाईलाइट सीन है। मतलब क्या लिखा है डायरेक्टर ने। टीचर नंगे पाँव तपतपी धूप में गांव से बाहर जा रहा है। एक अपाहिज लड़का अपने उस्ताद को इस हालत में देखकर पानी बहाकर अपने उस्ताद के पैरों को राहत देता है। व्हाट ए सीन यार। खैर जो भी हो, उसके बाद सारे स्टूडेंट्स बालू की हेल्प करने के लिए आगे बढ़ते हैं। एक लड़का तो उसी वक्त चप्पल बनाकर बालू को पहनाता है। उसी वक्त जब बारिश होती है तो एक और लड़का भगवान की छतरी बालू के सर पर रखता है। बस में बैठने के बाद प्रेसिडेंट की बेटी लक्ष्मी अपने सोने की चूड़ियाँ ड्राइवर को देती है। उसके बाद बेचारा बालू उसी हालत में अपने घर वापस आता है। इस तरह जब मीनाक्षी और उसकी माँ वापस अपने घर आते हैं, सारे गांव वाले मीनाक्षी को जो हुआ वो बताने लगते हैं। उसी वक्त मीनाक्षी बालू को कॉल करके उसके हालचाल के बारे में पूछने लगती है। उस वक्त सेलफोन्स वगैरह नहीं थे ना, सो पीसीओ से कॉल होती थी। और जो कॉलेज में नए लेक्चर्स आए होते हैं वो पढ़ाई कम सोते ज्यादा होते हैं। जब बालू इंटरव्यूज के लिए जाता है, कोई भी कॉलेज बालू को जॉब नहीं देती, जिसकी वजह से बेचारा बालू अपने घर में ही बच्चों को ट्यूशंस बोलने लगता है। अब इसी दरमियान में मीनाक्षी बालू के घर आती है, क्योंकि बालू ने मीनाक्षी को कुछ रिप्लाई ही नहीं दिया। बालू की माँ मीनाक्षी को देकर इसे एक्सेप्ट कर लेती है। इसी दरमियान में एक दिन मीनाक्षी बालू से कहने लगती है कि आपने तो हमारे स्टूडेंट्स को अनाथ ही कर दिया, क्या आप अपना लक्ष्य भूल गए। बालू यही कहने लगता है, नहीं मैडम, मैं थक चुका हूँ, हार चुका हूँ, मैं कैसे स्टूडेंट्स को पढ़ा सकता हूँ, मैं तो गाँव में भी नहीं जा सकता। लेकिन मीनाक्षी इसको मोटिवेट करने लगती है। उसी वक्त बालू एक वीडियो कैमरा को देखकर इसको एक जबरदस्त आइडिया आता है। बालू मीनाक्षी के साथ उसके गांव आता है और जो भूषण वीडियो स्टूडियो है ना, उसके पास आकर इसकी एक छोटी सी हेल्प मांगने लगता है। और वो हेल्प ये है कि भूषण का एक थिएटर होता है जिसमें सिर्फ अडल्ट फिल्में ही चलती है। हर रोज शाम 6 बजे सारे स्टूडेंट्स को इस थिएटर में जमा करने के लिए कहता है। सो मीनाक्षी भी इसकी हेल्प करने के बाद सारे स्टूडेंट्स 6 बजे इस थिएटर में जमा होते हैं। ये सारे स्टूडेंट्स यही सोचकर थिएटर आते हैं कि रजनीकांत की मूवी देखने को मिलेगी, लेकिन जब प्रोजेक्टर ऑन होता है तो पर्दे पर बालू नजर आता है। इस तरह से बालू वीडियोस के जरिए से अपने स्टूडेंट्स को क्लासेस बोलने लगता है। तो इसी दरमियान में एक दिन मीनाक्षी बालू को कॉल करके यही कहने लगती है कि सर, स्टूडेंट्स को बहुत सारे डाउट्स है, डाउट्स को कैसे क्लियर किया जाए। सो बालू दोबारा एक जबरदस्त आइडिया लगाता है। हर संडे मीनाक्षी के गाँव में नाटक करने जाकर नाटक खत्म होने के बाद थिएटर में आकर अपने स्टूडेंट्स के डाउट्स को क्लैरिफाई करते रहता है। इसी दरमियान में एक दिन वो पुलिस वाला बालू को इस गांव में देख लेता है थिएटर में जाते हुए, लेकिन ये इंस्पेक्टर किसी को कुछ भी नहीं बताता। उसके बाद जब फाइनली एग्जाम चलने लगता है, बालू के स्टूडेंट्स भी एग्जाम लिखने के लिए आकर सेंटर पर श्रीनिवास को देखते हैं। इन सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पर देखकर श्रीनिवास तो शॉक में ही रह जाता है। उसके बाद श्रीनिवास त्रिपाठी अपने एक आदमी को बुलाकर बालू के बारे में पता करने के लिए कहता है। तो वो बंदा पता कर लेता है कि बालू आजकल क्या कर रहा है। इसी दरमियान में बालू एमसेट की वीडियोस बनाकर
अपने स्टूडेंट्स को पहुंचाते रहता है। उसके बाद श्रीनिवास प्रेसिडेंट को कॉल करके यही कहने लगता है कि कल एमसेट का एग्जाम है, तुम्हारे गांव से एक भी स्टूडेंट उस एग्जाम को नहीं लिखना चाहिए। और एक्चुअली प्रेसिडेंट को भी पता चल चुका होता है कि सारे स्टूडेंट्स थिएटर इसलिए जाते हैं ताकि वो क्लासेस ले। सो ये प्रेसिडेंट श्रीनिवास को मना कर देता है। हर दूसरे दिन इस गांव के सारे स्टूडेंट्स एमसेट एग्जाम लिखने के लिए अपने अपने सेंटर जाने लगते हैं। तभी वहाँ पर श्रीनिवास के आदमी आकर इस बस को रोकने लगते हैं। इन गुंडों को देखकर मीनाक्षी यही कहने लगती है कि कोई भी बच्चा अपनी सीट से नहीं हिलेगा, सारे लोग एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहो। बात यह है कि उसी बस में बालू भी मौजूद होता है और वो भी सर्वेपल्ली राधाकृष्णन का गेटअप पहनकर। तो भाई साहब यहाँ पर एक और जबरदस्त फाइट होती है। फाइट के दौरान उन गुंडों ने उस बस की डीजल टैंक में मिट्टी भर चुके होते हैं, इसलिए बस आगे नहीं बढ़ती। ये देखकर बेचारा बालू बहुत रोने लगता है कि इन बच्चों को एग्जाम हॉल तक कैसे पहुंचाए। तभी उसी रास्ते से कुछ बैलगाड़ियां गुजरने लगते हैं अपना अनाज लेकर बेचने के लिए। बालू इन लोगों से बहुत रिक्वेस्ट करने की वजह से ये बैलगाड़ी वाले उन सारे स्टूडेंट्स को उनके सेंटर पहुंचाने लगते हैं। खैर उसके बाद जब रिजल्ट की बारी आती है तो हर एक स्टूडेंट अच्छे से अच्छा रैंक कमा चुका होता है। किसी को इंजीनियरिंग में सीट मिलती है, किसी को एमबीबीएस में। और इन सारे स्टूडेंट्स में से ये एस मूर्ति टॉप रैंक पर होता है। वो एस मूर्ति और कोई नहीं, वो अपाहिज लड़का सत्ती का असली नाम मूर्ति ही होता है। और प्रेजेंट डे पर जो कलेक्टर बना होता है वही होता है वो अपाहिज लड़का। मूवी में ये ट्विस्ट बहुत ही जबरदस्त लगा। मतलब गांव में किसी को भी नहीं पता होता कि सत्ती का असली नाम क्या है। मूर्ति ही बालू के कैसेट्स को डिलीवर करता रहा और पढ़ाई भी करता रहा। खैर सारे स्टूडेंट्स के रिजल्ट सुनने के बाद बालू मंदिर में आकर नारियल पे नारियल फोड़ने लगता है। उसी तरह स्टूडेंट्स भी अपने गांव में। खैर ये होने के बाद श्रीनिवास हर एक स्टूडेंट के पास आकर उनको लालच दिखाकर यही कहने के लिए कहता है कि इनके रैंक इसके इंस्टीट्यूट की वजह से आई और आगे की पढ़ाई की जिम्मेदारी भी ये खुद उठाएगा। सो एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए कहता है। सारे स्टूडेंट्स उसी तरह से साइन भी कर देते हैं। एक्चुअली बालू अपने सारे स्टूडेंट से यही कहा था कि तुम सारे लोग उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन कर दो। जब श्रीनिवास तुम्हारे घर के दहलीज पर आया तभी तुम सारे लोग जीत गए। पैसा उसका जाएगा लेकिन तुमको चाहिए एजुकेशन। भरने दो उसको पैसा, हमारा क्या जाता है। इस तरह से बालू के कहने पर ही ये सारे स्टूडेंट्स ये काम करते हैं। और स्पीच के दौरान भी सारे स्टूडेंट्स त्रिपाठी एजुकेशन इंस्टीट्यूट का ही नाम लेते हैं। हर साल ये सारे स्टूडेंट्स अपने कॉलेज आकर विजिट करते रहते हैं। खैर दूसरे सीन में ऊटी में एक बच्चे को दिखाया जाता है जो रास्ते पर पड़े हुए पेपर्स को चुनते रहता है। इन पेपर्स को बेचकर अपनी भूख मिटाते रहता है। लेकिन एक्चुअली इस बच्चे को पढ़ना आता है। उन्हीं पेपर्स में से एक क्वेश्चन पेपर को लेकर फिलअप करने लगता है। शॉकिंगली इस बच्चे के बगल में ही बालू बैठा होता है। इस बच्चे को लेकर अंसारी स्कूल में दाखिला करवाता है। मतलब मूवी की स्टार्टिंग में मैंने कहा था ना कि अंसारी ने ऊटी में कुछ जमीन को खरीदा। ये सारी जमीन अंसारी बालू के नाम कर दी और यहाँ पर बालू फ्री एजुकेशन दे रहा है। फाइनली ये कोटेशन सुनने को मिलता है कि एजुकेशन भगवान के प्रसाद की तरह लोगों को बांटना चाहिए। इस तरह से ये जबरदस्त मूवी यहाँ पर दी एंड होती है।